हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट पर आधारित पिछले वर्षों में जो जेईई के जो प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी भूमिका के हम लोग सीधे प्रश्न पर ही आते हैं। ये पहला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये जो दिया हुआ है ना, उसमें एक रेजिस्टर लगा है। तो बोल रहा है कि टाइम टेकन फॉर करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। ठीक है ना, ये चाहिए। देखो, ये जो सर्किट है ये रेजिस्टिव सर्किट है और इसमें एसी वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है ना, ये है V0 साइन 100 पाई टी। ये ए नहीं है, ये पाई है ना, ए की जगह पाई है। ये दिया हुआ है एसी वोल्टेज, आर इसका रेजिस्टर है। तो ये करंट कितनी हो जाएगी? करंट हो जाएगी V0 बाई आर साइन पाई 100 टी। ये अब ये देखो, ये एसी है, एसी होने का, और ये साइनोसाइडल है ना। तो जीरो से शुरू होती है, पहले आधा जाएगी, हाफ पे होगी एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद ये जो है पीक पर आएगी, है ना। ये I0 बनेगी, ये I0/2 बनेगी, और इस वाले को हम T1 कहते हैं, इसको T2 कह लो। ठीक है, बस देखो पहला चीज कि साइन ये जो है ये वाले मान पर निर्भर है। आधा कब होगा? साइन 100 पाई T1 इक्वल टू, साइन हटा देते हैं, बराबर हाफ। जब होगा T1 पर, हाफ नहीं, ये π/6 होगी। ये देखो, ये कितनी हो गई? π/6। जब इसकी वैल्यू π/6 होगा तो साइन हाफ होगी। मैंने कुल मिला करके आप ये कह रहे हो, देखो साइन 100 पाई T1 इक्वल टू हाफ, और हाफ कब होगा? तो ये होगा 100 पाई T1 जब π/6 हो। ठीक है, पाई से पाई कट गया, T1 बराबर 600, 1/600 हो गया। ठीक, ओके। अब पीक वैल्यू कब होगी? देखो, जब 100 पाई T2 इक्वल टू π/2 हो जाए, तो इसमें भी पाई कटा, तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/200 होगा। ठीक है ना, तो T2 माइनस T1 कितना हो गया? 1/200 को हम 3/600 कर देते हैं, माइनस 1/600, तो ये हो गया 2/600। ठीक, और ये हो गया 1/300। तो यह 10/3 मिली सेकेंड है ना। ये कितना हो गया? 3.333 मिली सेकेंड। ठीक, 3.3, ये डी सही उत्तर हुआ। ठीक है, आगे चले। ये देखो, कह रहा है एक स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ द वायर ऑफ रेडियस ए is located at the center of the much larger circular wire loop of the radius b। ये B वाला सर्कुलर लूप है, वो बड़ा है, और A वाला क्या है? ये सेंटर पर रखा है, ये ऐसा, ये A है, और ये दूसरा क्या है? B है। ठीक है, एक ही प्लेन में। द आउटर लूप ऑफ द रेडियस B कैरी द अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट ऐसा है। द EMF इंड्यूस इन स्मॉलर में, EMF बताओ, इस स्मॉलर वाले में EMF कितना होगा? ठीक है भाई, देखो B बराबर कितना होता है? μ0/2 RI।
ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर इतना होता है, ठीक। तो फ्लक्स फाई है ना, फाई किससे, फाई लिंक टू द स्मॉलर लूप है ना। तो फाई इक्वल टू द फ्लक्स थ्रू स्मॉलर लूप है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बी ए, तो पाई ए स्क्वायर इंटू म्यू 0 आई बाई टू आर की जगह आपको बी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े वाले का बी है इतना, बस हो गया, यही हो गया। बाकी चीज़ें कांस्टेंट्स हैं, म्यू 0 पाई ए स्क्वायर बाई 2b आर आई है ना। ई कितना हो जाएगा, ई बराबर माइनस d5/dt। तो ये हो गया कि म्यू 0 पाई ए स्क्वायर बी है ना, आई di/dt है, आई ये है तो di/dt करना है। तो ये हो जाएगा कॉस का डिफरेंशियल ओमेगा साइन ओमेगा टी, और I0 तो पहले से है ही I0, और ये नीचे 2 भी है। ये आपका सवाल हल हो गया, ये चाहिए है ना। कास का डिफरेंशियल माइनस होगा तो माइनस और प्लस हो गया, तो इसलिए ये चिन्ह के साथ भी यही बनेगी। तो ये साइन ओमेगा टी, ये कास दिया है, याद रखना पड़ेगा। ये जो है इस पर सावधानी है। तो ये साइन ओमेगा टी किस में, ये है, और नीचे 2 होना चाहिए। तो ये देखो, ये पाई ए स्क्वायर, ठीक है, बटा बी म्यू 0 I0 ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये सही है। नेक्स्ट, ये क्या पूछ रहा है, और साइनोसाइडल वोल्टेज इतना इज अप्लाइड अक्रॉस द प्योर इंडक्टर इतना, द करंट बताओ। तो ये इंडक्टर है, और इंडक्टर के थ्रू ये साइनोसाइडल वोल्टेज है इतना, V0 इतना है, द करंट थ्रू इतना। तो ये I कितना होती है, I सिंपल B 100 साइन 500t बटा ओमेगा L। ओमेगा L क्या है, अच्छा ओमेगा यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओमेगा है 500 और L दिया है 0.02 है ना, ओमेगा L कर दे। तो ये 100 है साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी यही रहता है ना, ओमेगा मैंने 500 साइन 500t बटा 500 गुणित 0.02। तो ये 10 हो गया, तो ये हो गया 10 साइन 500t। करंट आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, फेज क्या होगा, करंट जो है, अब इसमें फेज भी पूछ रहा है, तो नीचे होगा जे ओमेगा भी आएगा, ठीक है ना। जे ओमेगा आएगा तो ये माइनस जे हो गया है ना। तो इससे क्या होगा, -π/2। ये करंट जो होगी 10 साइन 500t -π/2, ये वैल्यू आएगी है ना। इसमें ये जे के कारण इसका फेस जो होगा ना, देखो I बराबर होगा V साइन ओमेगा टी बाई जे ओमेगा, ये रहेगा जे ओमेगा L। तो इसमें करंट पीछे चलती है ना, वोल्टेज इतना है तो करंट इससे पीछे चलेगा। और ये π/2, तो ये हो गया -100 cos 500t, ये बनेगा
कॉस तो कहीं है, अच्छा है, माइनस कॉस ये है ना, ये भी ठीक है ना। इसमें सही उत्तर क्या होगा कि इसमें करंट लैग्स बिहाइंड बाई पाई बाई 2 है ना, फ्रॉम द सोर्स वोल्टेज ठीक है, ये इसीलिए ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आर इतना दिया हुआ है, सी ये है, एल इतना है, एल सी आर सर्किट है, इसका क्वालिटी फैक्टर बताओ। देखो क्वालिटी फैक्टर जो होता है क्यू, एल सी आर सर्किट का क्यू होता है ओमेगा 0 एल बाई आर, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला ही है जहाँ ओमेगा 0 बराबर √1/LC है, ठीक है, इसमें रख लो। तो ओमेगा 0 की जगह पर हम लोग रखेंगे L/R 1/LC, तो ये हो गया L/C रूट इंटू 1/R, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 1/R का तो 100 लिख दिया, L ये 80 × 10⁻³ ठीक है ना, 80, और ये कितना है 2 × 10⁻⁶, तो ये कितना हो गया 1/100, और ये हो गया रूट 40 × 10⁻³ ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 200 है ना, ये 200 हो गया ना, 2 और ये 100/100, तो ये हो गया 2, क्वालिटी फैक्टर हो गया 2। ठीक, आगे चलें, अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में क्या है, ये एक LCR सर्किट है, इंडक्टर है, एक रेजिस्टर है और एक बैटरी लगी है ना, और ये जो है करंट ग्रो कर रही है, कनेक्टेड टू द बैटरी EMF इफ द सर्किट इज स्विच्ड ऑन एट t = 0, ये दिया t = 0 पर स्विच ऑन हो गई। अब ये करंट इनमें स्टार्ट हो गई, तो I कितना होता है, देखो I बराबर कितना होता है, I बराबर होता है, ये इसका वोल्टेज V है, ये रेजिस्टर R है, तो मैक्सिमम करंट V/R, ठीक, 1 - e पर -t/τ, ठीक है ना। ये करंट इतनी है, तो मैक्सिमम करंट V/R। इसकी एनर्जी कितनी हो गई, L I² है ना, एनर्जी जो होगी ½ LI² इतनी रहती, ठीक है ना। तो ये U मैक्स कितना होगा, मैक्स एनर्जी है, ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम का 1/n अटेन करने में कितना टाइम लगेगा। U मैक्स कितना होगा, तो ½ LIV²/R², ये क्या हो गई, ये मैक्स है ना, ये हुआ ना। तो U मैक्स जो हो जाएगी इतना, और U मैक्स का
यू मैक्स के लिए एनर्जी इतनी चाहिए, ठीक है ना। और यू मैक्स के लिए यू मैक्स का 1/n चाहिए, ठीक है ना। ये कितना होगा, हाफ एल, ठीक है, B/R का B/R स्क्वायर बाई n, है ना। ये इतना हुआ, ठीक। तो इसके लिए करंट कितनी चाहिए, इसके लिए जो करंट रिक्वायर्ड है वो कितनी चाहिए, L/2 B/√n R स्क्वायर। तो ये एक्चुअली ये करंट स्क्वायर होकर इसमें आते हैं, तो ये करंट चाहिए B/R का √1/√n, ठीक है ना। तो कुल मिला करके अब इशू ये हो गया कि I मैक्स कितना है, B/R है ना। तो उसका IM/n का √n अटेंड करने का टाइम क्या है ये निकालना। तो देखो I बराबर इतना, तो V/R I मैक्स है, तो ये V/R √n इक्वल टू V/R, और ये हो गया 1 माइनस T/τ, ठीक है ना। V/R से V/R कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो ln माइनस ln √n इक्वल टू, नहीं ये गलती कर दिया, अभी इसमें ऐसा करने की जल्दीबाजी है, हमें t निकालना है ना। तो 1/n को इधर लाए, इधर कर देते हैं, माइनस T/τ इक्वल टू 1 माइनस 1/√n। तो ये हो गया √n माइनस 1/√n, ठीक है ना। अब लॉग ले सकते हो, तो t बराबर टाउ ln, इसको हल करना है बस। ये तो ये आएगा √n ऊपर हो जाएगा, पर ये माइनस आएगा ना, माइनस के कहा √n ऊपर हो जाएगा, और ये हो जाएगा √n माइनस 1। बस ये आपका आंसर है। तो और टाउ को L/R है, ये टाउ क्या है, टाउ L/R है। तो बस इसको मिला लो, √n/n-1 L/R, ये पहले ही है, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला सवाल। ये सवाल है, सवाल जो है ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन देखो इसमें LCR सर्किट पे है, लेकिन ये काम का है, अच्छा है। ये इंडक्टर है, इसमें एक कैपेसिटर भी लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है ना। और ये 20 वोल्ट RMS है ना, और इस पर ये सोर्स लगा है, ठीक है। R दिया है कितना, 100 ओम। कैपेसिटर दिया कितना है, ये 0.803, ये इंडक्टर है 0.8083 हेनरी, और कैपेसिटर दिया है 10 mF है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि ये जो रेजिस्टर है इसको गर्म होना है, इस सर्किट में गर्म होने के लिए यही है, और इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी C ऑफ द रेजिस्टर, है ना। ये कितनी है, वो दिया है 2 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो वो कह रहा है कि 10 डिग्री रेज करना है, तो ये कितना देर लगेगा। तो हीट इसको कितना चाहिए, देखो 10 डिग्री रेज करना है ना। कैपेसिटी 2 है, तो 10 दूनी 3 यानी 20 जूल उसको हीट एनर्जी चाहिए। हमको इतना हीट प्रोड्यूस करना है, लेकिन ये कैपेसिटर में ही ये जो
हीट प्रोड्यूस कहाँ होगी, रजिस्टर में ही होगी खाली। तो वो जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगी और कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो देखते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस लॉस जो है वो हीट में बन जाएगी। तो देखो ओमेगा दिया हुआ है 750 हर्ट्ज, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें जेट चाहिए, है ना। जेट के लिए क्या है, जेट जो होता है रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी का स्क्वायर, 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है ना। इस पार्ट को, ये पार्ट जो है ये लेंदी है ना। इसमें डेटा भी दिया है, बहुत सिंपल डेटा नहीं है। वैसे भी एसी के इस तरह के कैलकुलेशन के डेटा काफ़ी लेंदी ही होते हैं। तो ये है। अब इसमें ये वैल्यू रखोगे, है ना, और वैल्यू रखो तो आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ये 100 स्क्वायर हो गया ओमेगा एल, है ना। ओमेगा एल जितना भी होगा, ओमेगा एल की वैल्यू रखोगे ये 850 हो रहा है ना। ये देखो हर्ट्ज, यानी ओमेगा जो होगी 750 गुणित 2 पाई करना पड़ेगा, है ना, गुणित। तो ये करना ऊपर, और इसमें एल का गुणा करेंगे तो 850 हो गया, 1/ओमेगा सी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होगा, 1.23 होगा। इसका स्क्वायर कर लिया, ठीक है ना। ये लेंदी है, बस इसको रखना पड़ेगा। ओमेगा एल, ओमेगा इतना रखना होगा, और ये रखोगे तो ये आपका 835 करीब करीब आएगा, ठीक है ना। तो 835 तो जेड हो गया। अब देखो, अब ये आपका जेड निकल गया, देखो। और ये जो है फेज शिफ्ट जो है, मैंने cos फाई कितना होगा, cos फाई होती है R/Z, है ना। R कितना है 100 ओम, जेड कितना है 850, ठीक है। तो हीट जो प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस कितनी होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है वो वी RMS स्क्वायर बाई जेड और इंटू cos फाई, है ना। तो ये हो गया वी स्क्वायर RMS इंटू 100 भाई 850, ये जेड है, ये जेड, ये तो जेड स्क्वायर हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसमें रखो, देखो वी है 20 स्क्वायर, नहीं अभी तो यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये एक है, इतनी हीट सर्किट ने प्रोड्यूस किया, इतनी हीट चाहिए, इतनी हीट चाहिए, लेकिन ये 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हीट है ना। ये पावर है, पावर प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड। तो अब टाइम निकालना, देखो टाइम कितना हो गया, देखो 20 जूल चाहिए, वी स्क्वायर 20 स्क्वायर, जेड क्या है 850 का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया टाइम, cos फाई लगेगा, ये 100 भी आ गया, और ये टाइम लगा। अब इसमें t की वैल्यू निकालो, दैट इज इक्वल इम्प्लाइज t इक्वल टू 20 से 20 कट गया, 850 स्क्वायर, है ना, बाई 20 गुणित 100, ठीक है ना। ये आ रहा है 348.6 सेकेंड, ठीक है ना। ये इतना आएगा। तो फिर देखो कौन सा सही है, 348 सेकेंड, है ना। ये इसको लेके ये बहुत, एक तो यहाँ पर टाइम भी ये काफ़ी क्लोज दिया हुआ है, और इसका जो नंबर है वो काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना। ये मेन के हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आगे बढ़ो, अगला सवाल क्या है,
एन इंडक्टेंस कॉइल हैज रिएक्टेंस इतना, रिएक्टेंस इतना ओमेगा एल, है ना। एंड व्हेन द एसी सिग्नल इतना हर्ट्ज is applied to the coil, the applied voltage leads by 45 degree. Self inductance of the coil is, ठीक है। इसमें रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस, कॉइल है रिएक्टेंस इतना, व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो। हाँ, इस सवाल में क्या है, ये इंडक्टेंस है। इसमें खोलकर बताया नहीं है कि इंडक्टेंस के अंदर अपना कोई रेजिस्टर भी है, ठीक है ना। इसकी भाषा भी ठीक है। अब ये सवालों की भाषा कुछ इसी तरह रहती है, और ये सोर्स से आपने लगा दिया, ठीक है। ये एल है इसके रिएक्टेंस, तो इसका रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, देखो रिएक्टेंस हो गया 100, रिएक्टेंस जो है ये 100 ओम हो गया। ये बराबर हो गया √R² प्लस ओमेगा L², ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कह रहा है द करंट लीड्स बाय 45 डिग्री। तो देखो tan phi इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L/R, ठीक है। और ये जो है 45 डिग्री का मतलब 1, तो ओमेगा L इक्वल टू इतना, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, देखो 100 इक्वल टू R को ओमेगा L इक्वल टू R, है ना। तो इसको हम कह दिए कि ओमेगा² L² का दुना इतना, तो इसका अर्थ ये हुआ ओमेगा L इक्वल टू 50√2, ठीक है ना, 50√2 ये हो गया। अब ये दिया है L बराबर कितना हो गया, 50√2 डिवाइडेड बाई पाई, ओमेगा कितना है 1000 दिया है, 1000 नहीं, इसमें 2 पाई भी लगेगा, 2 पाई, और कुछ बस इतने ही। इसको हल करिए, 1.1 गुणे 10⁻⁻² हर्ट्ज, ये इतना करीब आएगा, इतना हर्ट्ज होगा, ठीक है कोई। ये लेंदी है, ऐसे में हल करना लंबा चौड़ा काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एसी के सवाल कुछ ऐसे ही होते हैं। ये देखो, ये सवाल सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ इसका एसी का कंपैरिजन करा रहा है, ठीक है ना। LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, कंपेयरिंग विद द फिजिकल स्प्रिंग मास डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। तो या और डैम्पिंग कांस्टेंट बी, द करेक्ट इक्विवेलेंट इज, देखो स्प्रिंग मास में क्या होता है, m d2x/dt², ये फोर्स होता है, dt² इक्वल टू -kx - b dx/dt, ये रहता है ना, यही आपका सिस्टम है। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, m d2x/dt² प्लस b dx/dt प्लस kx इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 को। आपका LCR सर्किट का इक्वेशन क्या होता है, देखो L di/dt प्लस q/c प्लस RA इक्वल टू 0, ये रहता है ना। ये डैम्प LCR सर्किट ऐसे तो होती है। तो इसको आप इसको मिलाओ, क्या होगा, देखो L d2q/dt², है ना, और प्लस R dq/dt प्लस q/c इक्वल टू 0, ठीक है ना।
अब इन दोनों का कंपेयर करो, ये दो कंपेयर करो, m इक्विवेलेंट टू l है ना, b इक्विवेलेंट टू r और k इक्विवेलेंट टू 1/c। ठीक है ना, बस ये देखो, पहले L इक्विवेलेंट टू m, ठीक, तो ऐसे मिलाओ, L इक्विवेलेंट टू m, R इक्विवेलेंट टू v और C इक्विवेलेंट टू 1/k। देखो कहाँ है L M, तो एक ये है और एक ये है, यहाँ पर देखें C 1/k, R इक्विवेलेंट टू v, ये डी सही हुआ है ना। तुम्हारे एनसीईआरटी की किताब में एक ये छोटा सा फुटनोट है, उसमें ये चीज़ें दी हुई है ना, बस ये कंपैरिजन के लिए है। और ये सिस्टम भी, इसका इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन भी कुछ इसी तरह बिहेव करता है। और जैसा कि सिंपल हार्मोनिक पेंडुलम भी, जब इसको थोड़ा सा धक्का देकर छोड़ दो तो थोड़ी देर के बाद वो डैम्प हो जाता है, तो डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर भी ऐसे ही चलता है। ठीक है, आगे चलें, ये सवाल पढ़ो। कहता है इन एसी सर्किट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड द करंट्स आर गिवन बाय इतना, ये ई है और आई इतना हो गए। ठीक है, इन वन साइकिल ऑफ एसी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट एंड वाटलेस करंट आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, देखो इसमें क्या है, फेज डिफरेंस कितना है, करंट इसमें π/4 का है, ये 5 है। ठीक है ना, दिख रहा है, बस इतनी बात। इसका VRMS 100, इसका ये पीक है, VRMS नहीं है। तो अब ये कहता है एवरेज पावर कंज्यूम्ड, तो एवरेज पावर क्या होती है, I0 V0 cos phi। ठीक है ना, I कितना है 100 गुणित 20 और ये बटा 2 क्यों, 1/√2 इसमें आएगा, ये RMS चाहिए हमको, ये गलत हमने कर दिया, बटा 2 भी करना होगा। फॉर्मूला IRMS गुणित VRMS इंटू cos phi इतना रहता है, तो इसीलिए 2 हो गया। ठीक, और cos phi का मतलब cos 45 1 डिग्री, तो 1/√2, तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया ना, तो ये हो गया 1000/√2, तो √2 को यहाँ कर दें और √2 को यहाँ कर दें, है ना, तो ये बन हो गया 500/√2। ये तो ये पावर हो गया, है ना, एवरेज पावर कंज्यूम्ड एंड वाटलेस करंट, वाटलेस करंट। अब दूसरा पार्ट है वाटलेस करंट, है ना, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये जो IRMS है ना आपका, IRMS मान लो ये हमने कर दिया, और ये जो है फाई फेज डिफरेंस है, क्या है फेज डिफरेंस। ठीक है, और इसका ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो इसका देखो IRMS का जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, IRMS साइन फाई का हो गया, ये क्या होगा IRMS कास फाई कहते हैं। ठीक है ना, आपका जो पावर लॉस होता है, पावर वो कितना होता है, VRMS इंटू IRMS cos phi।
ठीक है ना। ये पावर जो कंज्यूम होता है सर्किट के अंदर, LCR सर्किट में, वो इतना होता है, ठीक है ना। देखो IRMS cos फाई, इस पर ध्यान दो। ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है इसका, ऐसे IRMS का, और एक प्रोजेक्शन बच गया IRMS sin फाई, ठीक है ना। तो इससे ये पता लगता है कि IRMS का जो cos फाई पार्ट है उसी की वजह से पावर नुकसान हो रहा है, बाकी IRMS sin फाई वाला जो कंपोनेंट है इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका एक नाम दे दिया है, क्या, IRMS sin फाई को हम वॉटलेस, है ना, वॉटलेस करंट कह दिया, इसका नाम बस दे दिया, कुछ है नहीं, है ना। वॉटलेस करंट का मतलब IR sin फाई, बस तुम इतना जानो। और उसका वजह भी है नाम रखने का कि IRMS sin फाई वाला जो पार्ट है, कंपोनेंट है, उसकी वजह से करंट तो बहती है पर उससे कोई पावर जनरेट नहीं होती, पावर लॉस नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, ठीक है ना। इसमें जो पावर है वो लॉस नहीं होता, तो इसलिए इसको वॉटलेस करंट कहते हैं। तो बस इसका आप देख लो, आपका करंट आ गए, यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं 1000/√2, ये है ना जो हम लोगों ने पढ़ा। तो अब वॉटलेस करंट की गणना करते हैं। देखो वॉटलेस करंट कितनी होती है, IRMS sin थीटा, ठीक है ना। ये है वॉटलेस करंट, ठीक है ना। इसको आप लेते हैं, देखो तो आई पीक वैल्यू 20 है, तो 20/√2 ये IRMS होगा, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2 हो गई, तो ये बराबर कितना हो गई, 20/2, तो ये हो गया 10 एम्पियर, ठीक है ना, 10 एम्पियर। तो ये आपका सही ऑप्शन हुआ बी, ठीक है ना। इसको देख लो, ये सब पीक वैल्यू दिया है, जो साइन में ये रहता है तो ये पीक वैल्यू कहलाता है, ठीक है ना। तो आगे अगला सवाल लेते हैं। ये यहाँ देखिए, ये सिंपल थियरी पे है, यहाँ कुछ है नहीं, है ना। ω0 इतना है, ठीक है, RLC सर्किट है ना, और एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी VM है, सब कुछ दे दिया। द क्वालिटी फैक्टर Q इज, Q कितना होगा, तो क्वालिटी फैक्टर Q जो होता है वो कितना है, ω0 L/R होता है ना। है ये, आप रेजोनेंस वाले टॉपिक पर पढ़ लो, ये हो जाए। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिए, इसमें वोल्टेज पीक वैल्यू इतना दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना दिया है, ठीक है, LCR सर्किट है, R इतना, L इतना, C इतना, द टोटल इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। वोल्टेज क्रॉस द सोर्स एंड करंट विल बी, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज कितना है, बस इतना। देखो भाई, तो ओमेगा बराबर ये दिया है 320, बस इसी से काम है, ये वोल्टेज से काम है नहीं। तो देखो ये ओमेगा एल कितना है, ओमेगा एल हो गया ओमेगा 320 गुणित 25 मिली हेनरी 10⁻³ तो ये ओमेगा एल की वैल्यू आ जा रही है 8 ओम। इसको गणना करो तो इसका आती है 8 ओम, ठीक है। ये नंबर भी ऐसा ही है, 100/4 है तो 8 ओम है, ठीक है। और 1/ω/c
है ना। तो 1/320, सी की वैल्यू कितना दिया 1000, तो 10 पर -3 घात है ना। ये 10 पर -6 घात है और 10 पर 3 घात ये है, तो 10 पर -3 घात हो गया फैरड। और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो रही है 3.1, 3.1 ओम हो रही है। ठीक है ना। अब दो चीज़ें मिल गई, तो जेड कितना हो जाए, आर दिया हुआ है, आर कितना दिया है 25, आर दिया है 5 ओम। ठीक है भाई। तो जेड कितना होता है R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा c²। ठीक है ना। और इसका रूट, तो ये हो गया 25, 5 का स्क्वायर प्लस 4.9, इनको घटाओगे देखो 3 निकल गया, तो 4.9, 5 आना चाहिए, 4.9 का स्क्वायर का रूट, तो ये होगा करीब करीब 49 का रूट है। तो ये हो गया दैट इज 7। तो z = 7। तो अब ये पूछ रहा है z मिल गया 7 है ना। और tan phi कितना हो जाएगा, tan phi बराबर ओमेगा L - 1/ओमेगा c/r। तो ये हुआ 8 - 3.1/5 अप्रोक्सीमेटली 1। ठीक है ना। तो phi = 45 डिग्री। ठीक। तो यहाँ पर करंट पीछे चल रही है, यदि ये पूछना हो तो ओमेगा L या करंट जो है पीछे जा रही है और वोल्टेज लीड कर रहा है। तो अब होता है वोल्टेज एंड द करंट के बीच में कितना हो गया, तो 7 और 1 है कहीं, 7 और 45, देखो ये 20 सही है। अगला सवाल देखो, ये क्या है। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि एक LCR सर्किट है दिया हुआ, द करंट इज ऑब्जर्व टू लीड द अप्लाइड वोल्टेज, एन एडिशनल capacitor C when joined when capacitor C present in the circuit makes the power factor of the circuit unity, पावर फैक्टर यूनिटी बना दे रहा है, देन द कैपेसिटर C मस्ट हैव बीन। देखो भाई पावर फैक्टर कितना होता है, पावर फैक्टर ये होता है cos phi, और ये कितना होगा R/Z होता है। ठीक है ना। तो ये यूनिट होना है, यूनिट, तो phi = 0 है ना। जब cos phi 0 है, cos phi 0 कब होती है, तो फेस सेम फेस, माने द आई एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस। ऐसी स्थिति कब होती है, व्हेन सिस्टम रेजोनेट्स, व्हेन देयर इज रेजोनेंस, है ना। ये सब परिस्थिति जो होती है रेजोनेंस की स्थिति में होती है। ठीक है ना। रेजोनेंस होने के बाद क्या होगा कि ये और ये कैपेसिटर जो है दोनों का इंडक्टेंस, दोनों के रिएक्टेंस समान हो जाएंगे। ठीक है ना। तो फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या आती है, देखो ओमेगा 0 = 1/LC, ओमेगा 0² इतना हो जाती है। ठीक है ना। तो जब रेजोनेंस होती है तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और फिर जो है केवल करंट जो होती है आर में रह जाती है, रहती तो सब में है, लेकिन ये जो है इफेक्टिव करंट जो होती है वो V/R हो जाती है ना। और वो फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। ठीक है भाई। अब ये कह रहे हैं कि C के पैरेलल में, है ना, पूछ रहा, देख ज्वाइन
the C present in the circuit makes the power factor unity. The value of the C. An additional capacitor C, इसमें एडिशनल कैपेसिटर हमने यहाँ लगा देते हैं जिससे कि ये यूनिटी हो जाता है। ठीक है ना। तो अभी क्या है, हाँ, तो इस सवाल में क्या है, अभी ये कह रहे हैं कि ये कोई फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा पे ये सिस्टम वर्क कर रहा है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रही है, मतलब है ना। तो जो भी है करंट लीड कर रही है। ओके, करंट लीड कर रही है, इसका मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, क्या बोल रहा है, द कैपेसिटर एंड द, सो हेयर द करंट इज ऑब्जर्व टू लीड, है ना, इंडक्टिव वोल्टेज। चलो ठीक है, तो इस फ्रिक्वेंसी पे अभी रिजोनेंस नहीं है, अब सी को हम बढ़ा करके रिजोनेंस करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो सी कितना, ये ओमेगा 0 इतना होता है, तो अब आप ये कह सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। इसी एल पर रिजोनेंस होने के लिए ये मान लो ये सी डबल प्राइम हमने कह दिया, ये सी डैश है। ये कह रहा है कि इसमें कितना और जोड़ दें कंडेंसर, तो देखो क्या है ये, तो यहाँ पर आया सी प्राइम इक्वल टू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल, 1/ओमेगा स्क्वायर एल, ये इतना हो गया। ठीक है ना। टोटल सी इतना होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी सी है, तो अब इसके पैरेलल में हम सी डैश लगाओ जिससे इतना हो जाए, तो सी डैश बराबर हो गया सी डबल डैश माइनस सी, तो ये कितना हो गया देखो, सी 1/ओमेगा स्क्वायर एल माइनस सी। ठीक है ना, ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई ओमेगा स्क्वायर एल। तो रिजोनेंस कराना है, रिजोनेंस कराने के लिए हमें इतना और कंडेंसर इसके पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तो पैरेलल मैग्नीट्यूड इतना। ठीक है, सी। अगला सवाल देखें। हाँ, इस सवाल में देखो ये बस केवल फेस पे है, ये एक्चुअली ये है tan फाई इक्वल टू होता है कितना होता है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बाई आर। ठीक है ना, इन जनरल फॉर्म का यही है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें केवल आर सी है या आर एल है या एल सी है। ठीक है ना, तो इसमें बोल रहा है 45 डिग्री फेस डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ है, तो बताओ कब होगा। तो 45 डिग्री मैंने tan फाई इक्वल टू 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा एल इक्वल टू आर इक्वल टू 1/ओमेगा सी। बस दो ही तरह का है ना। तो एक में ओमेगा एल नहीं है, या तो इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है। तो जब इंडक्टिव होगा तो ओमेगा एल आर के बराबर होना चाहिए, कैपेसिटिव होगा तो 1/ओमेगा सी आर के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, ए में देखो, ए में 1/ओमेगा सी, ओमेगा कितना दिया है देखो 100 दिया है ना। तो 1/100, सी की वैल्यू 10 गुणे 10⁻⁶, तो ये हो गया 1000 ओम। ठीक है ना, और ये 1 किलो ओम है, तो आर बराबर 1000 ओम, दोनों बराबर हुए, ये सही हो गया। इसको देखो ये नहीं सही होगा, रेजिस्टेंस वही है, ये कम है। यहाँ पर ओमेगा एल देखो, ओमेगा एल सी का ओमेगा एल कितना हो गया 10, ओमेगा 100, ये हो गया 1000। ठीक है, 1000 ओम, ठीक है। ये 1 किलो ओम, ये सही होगा, है ना। 1 हेनरी कर दिया, ये सही नहीं है।
ठीक है ना, ये दो सही है, ए सी सही क्या हुआ, ए और सी दो सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, ये अगला सवाल देखिए, ये सवाल मल्टी सेलेक्ट है, ठीक है। इसमें ये फिगर दे रखा है इन्होंने, फिगर ये दे लिया और ओमेगा 0 इक्वल टू इतना। अब इस पर ये सवाल पूछ रहे हैं क्या है, इस LCR सर्किट है सिंपल। पहला पूछ, द करंट विल बी इन फेज विथ द वोल्टेज इफ ओमेगा इक्वल टू इतना रेडियन, है ना। मैंने इसमें कह रहे हैं कि रेजोनेंस होगा कब, 10/6। तो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो ओमेगा स्क्वायर होगी वो क्या है, 1/LC होती है ना। तो 1 देखो L 10⁻⁶, C कितना है वो भी 10⁻⁶। तो ओमेगा करीब करीब 10/6 हुआ, करीब करीब क्या एग्जैक्टली 10/6। ठीक है, तो ये तो 10/4 पे कर रहे थे, गलत हो गया ना। दूसरा, द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट विल बी इन फेज विथ द वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। देखो ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है, जब फेज मैंने करंट आई और वी दोनों एक ही फेज में होते हैं और करंट मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें कब होगी, 1/LC पे, ओमेगा स्क्वायर बाय 1/LC। इसमें आर कहीं नहीं है, इसलिए ये सही हो गया, इसलिए बी सही हो गया, ठीक है। एट ओमेगा टेंड्स टू 0 द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम नियरली 0। देखो जेड कितना होता है, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर, है ना। ये जेड इतना हुआ, जेड का मैग्नीट्यूड जेड इतना हो गया, ठीक। अब ओमेगा जब 0 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ये टर्म, ठीक है ना। तो जेड टेंड्स टू ओमेगा टेंड्स टू 0, जेड टेंड्स टू इन्फिनिट, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या होता है, V/Z होती है ना। तो ये टेंड्स टू 0, तो वही बात कर रहा है कि नियरली 0, ठीक। ओमेगा इज ग्रेटर देन 10/6, दिस सर्किट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर। क्यों भाई, 10/6 पर क्या होगा, देखो 10/6 वाली वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। इसमें XC इक्वल टू XL, ठीक है ना। XC कितना है, 1/ओमेगा C है, और ये कितना है, ये ओमेगा L है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ओमेगा बढ़ रही है, तो ओमेगा बढ़ रही है तो ओमेगा L बड़ा हो जाएगा और ओमेगा C छोटा हो जाएगा। तो ये इंडक्शन की तरह बिहेव करेगा ना, है ना। ग्रेटर देन दिस द सर्किट बिहेव्स लाइक कैपेसिटर नहीं होगा, ये इंडक्टर हावी हो जाएगा ना। देखो ये इंडक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये सही है, इसका रीजन आप समझ गए क्यों ये गलत है, तो इसलिए ये गलत है। तो ये आपके दो गलत हो गए और बी और सी सही हो गया, तो सही उत्तर हुआ BC, ठीक। समझ गए। ये इसमें जब XC बड़ा होता है, मैंने कैपेसिटर का इंडक्टर रिएक्टेंस बड़ा हो जाता है तो हम कैपेसिटिव सर्किट कहते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो जिसका वैल्यू बड़ा हो, तो ओमेगा L रेजोनेंस पर तो दोनों बराबर हो गए, इससे बड़ा हो गया तो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। अगला सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल आने की गुंजाइश बहुत है। इस सवाल को देखिए, इस सवाल में क्या कह रहा है कि ये सर्किट दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ओमेगा जो दिया है 100 रेडियन दिया है, ठीक। अब ये इसके ऑप्शंस बताओ, ठीक है भाई। पहले तो इसको ये कह रहे हैं कि इसमें इस वाले ब्रांच में IC करंट बह रही है, इसमें IL बह रही है, ठीक है ना। और ये I करंट यहाँ बन रही है पूरे सर्किट में, ठीक। और इस IC वाले में ZC
इसका इम्पीडेंस है, इसका इम्पीडेंस ZL है, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले तो इम्पीडेंस पता करो। इस कैपेसिटर का इम्पीडेंस कितना है, रिएक्टेंस पता करो क्या है। XC बराबर 1/J⍵C, ये रहता है ना। तो 1/J तो ठीक है, ओमेगा 100 है, C दिया है, C जो दिया है 100 μF है ना, गुणित 100 10⁻⁶ तो ये हो गया -100J हुआ ना, -100J, J को ऊपर लिया माइनस हो गया, तो ये 100J हो गया, ये ओम इसका इम्पीडेंस हो गया। तो ZC क्या हो गया पूरे में, देखो 100 ओम रेजिस्टर का प्लस 100J और ये माइनस में था, तो कुल मिल करके ये हो गया 100 1 - J, ठीक है ना, ZC। उसी तरह से ओमेगा L कितना हो गया, J⍵L जो XL बनेगा, ये कितना हो गया 0.5 गुणित 100, तो ये हो गया 50 ओम, ठीक है ना J। तो अब ZL कितना हो गया, ZL हो गया 50 1 + J, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया, ये हमारा एक Z ये मिल गया, ZC ZL। तो फिर IC क्या हो गया, देखो IC हो गया 20 वोल्ट बटा 100 1 - J, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं, 1 + J कर देते हैं ऊपर और नीचे कॉन्जुगेट से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2, तो 20/200 ये हो गया 200 और ऊपर हो गया 1 + J, ये करंट इतनी ये हो गई, ठीक है ना। अच्छा IL का देखो, IL हो गया 20/50 1 + J, तो इसको हम ये कह सकते हैं, देखो 20 और इसके भी कॉन्जुगेट से गुणा कर दिया, 20 1 - J हो गया और ये हो गया इसका स्क्वायर, ये 2 हो गया, 1 + J² 1, तो ये मिलकर के 2 हो गया है ना, 2 और ये हो गया 100, ठीक है। तो ये IL और IC मिल गया, ठीक है। देखो अब हमारे पास ये हो गया IC = कितना था 20/1 कट गया है, 1/10 1/10 1 + J, ठीक। और IL जो है ये 2 1 - J नहीं 2/10, ये हो गया 2/10 1 - J, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गई I जो बन जाएगी, तो देखो 3/10, तो ये 1 1 का हो गया, ये हो गया 1/10, तो -J/10 हो गया, है ना। तो कुल मिल करके ये हो गया 1/10 3 - J, ये करंट है, ठीक है ना। तो हाँ, तो हमारी करंट हो गई इतनी, इन दोनों को जोड़ दिया, कैसे I बराबर I जो हम लोगों ने क्या किया था IL + IC, ये जोड़ा ना, तो ये इतना हो गया।
अब आई की वैल्यू कितना चाहिए, यहाँ से आप निकाल सकते हो। आई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, देखो 1/10 रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 10/10, तो ये हो गया रूट 10 3.14 होता है करीब करीब बटा 10, दैट इज 0.3 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये सही हो गया। करंट आई इज इतना, है ना। इसी तरह आईसी की भी निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। आईएल कितना निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, यह कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आप अलग अलग मैग्नीट्यूड निकाल कर नहीं जोड़ सकते, वजह कि इनमें फेज डिफरेंस है, तो दोनों का अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही जोड़ करके और निकालना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात है। अब पूछ रहा है कि ये तो सही हो नहीं सकता, या तो ये सही होगा या सही होगा। द वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर इज इतना। ठीक है, देखो ये 100 ओम का रजिस्टर है ना, इसमें आईसी करंट जा रही है, इसमें भी आईसी जा रही है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, देखो एक्सी इंटू आई सी, ये आर आई इंटू आई सी। ठीक है ना, और एक्सी और आर बराबर है। ठीक है ना, तो देखो, तो ये हमारा सर्किट ये है, ये और ये आर है, इन दोनों के बीच में वी वोल्टेज है, कुछ नहीं करना। इसका एक्सी इक्वल टू आर, तो आई करंट बढ़ रही है, तो देखो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा एक्सी आई सी, है ना, लेकिन होगा एक्सी आई सी का स्क्वायर प्लस आर आई आई सी का स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, है ना। ये वोल्टेज में हमेशा स्क्वायर रूल लागू होता है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब वी आर, इसको वी आर कहो और इसको कहेंगे वी सी, है ना। तो वी आर स्क्वायर और ये भी वी आर दूना हो गया, ये बराबर वी स्क्वायर मैंने 20 स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वी आर बराबर 20/√2, तो ये हो गया 10√2। ठीक है ना, तो ये हो गया, ये 10√2 हो गया। ठीक, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप जो है ये ऐसे ही निकालते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज एक्सी आर सी, मैंने वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना एक्सी आई सी इक्वल टू वी सी। ठीक है, और आर आई का क्या होता है, आर आई सी इक्वल टू वी आर। ठीक है, लेकिन इनके रिलेशन क्या होंगे, वी सी स्क्वायर प्लस अभी आर स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, है ना। दोनों के एंड में जितना वोल्टेज है उसके बराबर हो गया। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को लगना है। मैग्नीट्यूड में आर और एक्सी बराबर होने से उनके मैग्नीट्यूड बराबर हो गए। द वोल्टेज अक्रॉस 50 ओम, नहीं इसमें भी 10√2 ही होगा, इसमें भी देखो, इसमें कितना है, इसका भी 50 ओम है, इसका भी 50 ओम है ना। फेज डिफरेंस भले अंतर होगा, लेकिन वोल्टेज जो है दोनों के यहाँ भी बराबर ही होंगे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 10√2। ठीक है, इसके अक्रॉस भी 10√2 ही होगा, यहाँ भी 10√2 होगा, ये 10√2 होगा। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हुआ ए और ये सी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल में क्या ये रहा है, देखो ये आरसी सर्किट है और एसी वोल्टेज लगा हुआ है ना। पहले केस में क्या कह रहा है, ए में सी इज विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड दूसरे में सी इज विथ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, तो फिर पूछ रहा आई आर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। देखो ये रजिस्टर है, यहाँ पर एक कैपेसिटर रखा है, ये वोल्टेज हो गई।
वी। ठीक है भाई, इसमें आई करंट बह रही, ठीक है ना, आई करंट बह रही। तो इस रेजिस्टर में जो करंट बह रही है उसको आई आर कह रहा है। ठीक है, तो इसमें दो सर्किट बने हुए हैं, ये ए, ये कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, बी जहाँ ये जो कैपेसिटर है इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। ठीक है, ये रेजिस्टर हो गया। इसमें आई आर है लेकिन इसको हम बी कहते हैं और आई ए आर इतना कहते हैं। ठीक है ना, और इसके वोल्टेज वी सी है लेकिन ये ए का है, और इसका एक्रॉस वोल्टेज जो है वी सी है लेकिन बी का है। ठीक है, देखो अब क्या है, ये जनरल रूल ये है, इम्पीडेंस जेड जो होता है, जेड का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो जब देखो जब सी बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा तो जेड कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या है सी ए इज स्मॉलर देन सी बी, क्योंकि इसमें डाइलेक्ट्रिक लग गया है तो के टाइम ये बढ़ गया है। ठीक है, तो सी ए सी बी से छोटा है, तो ऐसा में क्या है, जेड ए इज ग्रेटर देन जेड बी, है कि नहीं। हाँ, तो फिर देखो, तो आई ए क्या होगी, आई ए इन जनरल पूरे सर्किट की आई ए देखो, आई ए इक्वल टू वी बाई जेड ए। ठीक है, और आई बी इक्वल टू वी बाई जेड बी। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या है, जेड ए बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आई ए इज स्मॉलर देन आई बी। ठीक है ना, ये ना इस सर्किट की जो करंट होगी, यहाँ आई है छोटी होगी और ये बड़ा होगा। ठीक है, तो एक बात, तो अब रेजिस्टेंस में भी क्या यही करंट उसमें रेजिस्टेंस में भी बह रही होगी, तो इसलिए आई आर ए ई स्मॉलर देन आई आर बी। ठीक है ना, एक चीज़ रिजॉल्व हो गया। दूसरी बात, इस आर में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वी आर, वो कितना है, देख वी आर, इसमें क्या है, आर का गुणा करना है, तो ये इसी के ऊपर एक नंबर जो है ना आई है उसी के ऊपर निर्भर हो जाएगा। वी आर ए इज स्मॉलर देन वी आर बी। क्यों, ये करंट पड़ेगा, आर का गुणा करना है ना, ये इससे यहाँ पहुँचो, आई आर ए इंटू आर इज स्मॉलर देन आई आर बी इंटू आर, तो वही चीज़ ये वोल्टेज में आ गया। अच्छा, साथ ही साथ ये दूसरी चीज़ जो है वी सी स्क्वायर क्या है, वी सी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर है। ठीक है, ये होता है, तो इसका अर्थ ये हुआ, ये इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है ना, ये 2 हो गया, तो इस 3 और 2 के हिसाब पर हम ये कह सकते हैं, देखो बी में से वी आर घटाना है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी सी ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन वी सी बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। वजह क्या है कि ए में छोटी चीज़ घट रही है जबकि बी में बड़ी चीज़ घट रही है। ठीक है ना,
तो इसलिए ये जो है आपका चौथा पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो हमारे उत्तर क्या हुआ कि IR छोटी होगी और BCA बड़ा होगा, ठीक है। बाकी ये दो सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये अगला सवाल देखिए, इस सवाल में क्या बोल रहे हैं, ये सर्किट दिए हुए हैं, है ना, और इस सर्किट में AC भी है और DC भी है। इसमें कह रहा है नंबर 1, यहाँ काम की चीज ये देख रहा है, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया हुआ है, इसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन द करंट आई, है ना, स्टडी स्टेट फॉर DC, RMS फॉर AC, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी परिस्थितियाँ नहीं देखना है ना। जब करंट आई जो है स्टडी स्टेट में, या तो DC के मामले में दी हुई है, और AC है तो RMS स्टेट दिया हुआ है, RMS वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। फ्लो थ्रू द सर्किट द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1 and V2 indicated in the circuit are related in column 1, match the two, ठीक है ना। तो ये है, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो सर्किट्स है कॉलम में, तो उस सर्किट के XL निकाल लेते हैं, जो XL है और XC है, जो इम्पीडेंसेस है। तो इसकी तो कोई बात है नहीं, ये DC है, ये भी DC है, ठीक है। पहले शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करो। स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यहाँ पर ये P की स्टेडी स्टेट में ये देखो कि स्टेडी स्टेट करंट मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, देखो V1 = 0, I मैक्स ओ, इसमें क्या हो जाएगा, देखो पूरा मतलब जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो इसमें V2 = हो जाएगा V, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, करंट बहना बंद हो जाएगा, I = 0 हो जाएगी। होगा कि नहीं, सब कोई करंट नहीं बहेगी। जो स्टेडी स्टेट में ये इसका सिचुएशन ये बनेगी ना। आगे इसमें देखो क्या बन रहा, इसमें ये रेजिस्टर है, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, देखो V1 = 0 हो जाएगा, V2 हो जाएगा RI, और ये हो जाएगा पूरी V के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और I क्या है, नॉन जीरो रहेगी, इसमें तो कट हो जाएगा, I 0 हो जाएगी, है ना, लेकिन इसमें जो है I नॉन जीरो रहेगी, ठीक है, समझ में आई। आगे इस वाले सर्किट में देखो क्या है कि यहाँ पर ये जो है 6 मिली हेनरी का जो XL है वो 1.88 ओम आएगा। बस इतने से कहानी है, इसको कर लेना। कैसे, इसको 100 पाई है ना गुणे 6 गुणे 10⁻³ इतना ओम है। इसकी वैल्यू लोगे इतना हो जाएगा, क्योंकि ये 50 हर्ट्ज दिया है तो 2 पाई ओमेगा का गुणा कर दो, 2 पाई ओमेगा होगा 2 पाई × न्यू, तो ये 100 पाई हो गया और इतना हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो V1 क्या हो जाएगा, V1 = 1.88 I, V2 क्या हो जाएगी 2I, ठीक है, और I नॉन जीरो AC है, रहेगी कि नहीं। इसमें देखो यहाँ हम निकाल चुके हैं 1.88, है ना। तो ये हो गया, यहाँ पर करंट V1 के कितने हो जाएगा 1.88 I, ठीक है ना। ये XL निकल गया है, ऊपर निकाल गया, वही पैरामीटर यहाँ भी है, ठीक है। तो इतना हो गया। V2 इसका XC निकालोगे, तो वो करीब 1/2
100 पाई हो गया। और ये 3 हो गया गुणे 10 पर -6 घात, तो ये हो गया 1000 से कुछ ऊपर। 1000 ग्रेटर देन 1000 होगा, है ना। बस ये ले लो, ग्रेटर देन 1000 कुछ होगा। 1080 80 हम टेंटेटिव इतना ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन यही होगा। तो ये हो गया 1080 आई, कितना, ये V2 हो गया। और V2 इक्वल टू इतना, और आई में इज नॉट जीरो, ऐसी है। यहाँ पर देखो ये 2 है, यहाँ V1 कितना हो जाएगा, V1 1000 आई होगा ना 1 किलो में। V2 कितना हो गया, 1080 आई हो गया, और आई कितना हो गया, 90 हो गया। बस इस आधार पर आप डिसाइड कर दो। देखो कहाँ कहाँ ऐसा मैच करो, जब आई इज नॉन जीरो एंड V1 इज प्रोपोर्शनल टू आई। V1 प्रोपोर्शनल टू आई, देखो आई नॉन जीरो, आई नॉन जीरो, देखो नॉन जीरो स्टेज में तो यही है। और V1 प्रोपोर्शनल टू आई, तो एक ये कट गया, ये कट गया, बाकी ये सारे में Q R Q नहीं रहेगा। Q में तो V1 की बात कर रहा है, V1 प्रोपोर्शनल टू आई। देखो V1 प्रोपोर्शनल टू आई इन तीनों में है, RST। देखो V1 देखो आई के प्रोपोर्शनल में है, तो RST हो गया। फिर भी आई इज नॉन जीरो, आई नॉन जीरो चाहिए, और V2 ग्रेटर देन V1। आई नॉन जीरो में देखो, नॉन जीरो में यहाँ भी नॉन जीरो हो गया, बाकी सब में नॉन जीरो है आई, है ना। और V2 इज ग्रेटर देन V1, V2 ग्रेटर देन V1, देखो यहाँ भी है, और बाकी में तो सब है। V2 बड़ा ही है, 2i ये इतना, यहाँ पर देखो यहाँ भी V2 बड़ा है, यहाँ भी V2 बड़ा है, सब जगह बड़ा है। तो Q R S T सब जगह बड़ा हो गया ना। यहाँ देखो, ये बस ये डाटा आपके सामने है, उससे मिला लो। V1 इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू V। हाँ, V1 0 केवल 2 में है, PQ में है, PQ। और V2 इक्वल टू V, V2 इक्वल टू V है ना। देखो V2 इक्वल टू V भी है, दोनों ही स्टेडी स्टेट में ये सिचुएशन है। और I इक्वल टू 0, आई इज नॉट 0 एंड V2 इज प्रोपोर्शनल टू I। V2 इज I इज नॉन जीरो तो इतना में है ना। और V2 प्रोपोर्शनल टू I, देखो सब में है। तो ये हो गया Q R S T, है ना। ये आपका उत्तर हो, ठीक है। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक है। इस वीडियो में जो भी सवाल कवर किए गए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अक्सर इसी तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप जो भी सवाल है, इन सवालों को 2-3 बार लगा करके उस पर अच्छे से मनन करो, मास्टरी हासिल करो। फिर कोई भी सवाल मिलेगा, आप उसको हल करने में सफल हो जाओगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।